गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। जैसा कि पूर्व के वीडियो में आपने छंदों के प्रकार पढ़े थे, आज हम आपको काव्य के भेद के बारे में बता रहे हैं। यही छंद का ही एक पार्ट है जिसके बारे में आपको स्पष्टीकरण के रूप में समझाया जा रहा है कि काव्य, जैसे कि हिंदी में दो प्रकार की विधा होती है, गद्य और पद्य। गद्य रचना जिसमें विवरणात्मक निबंध है, जीवनी है, कहानी है, आत्मकथा है, संस्मरण है, रेखा चित्र, ये सब गद्य रचना होती है। लेकिन पद्य रचना जिसमें काव्य और कविता होती है, और इस पद्य रचना में ही छंद का होना निश्चित होता है। पद्य को सुपाठ्य, रोचक, संगीतात्मक, लयात्मक और पाठक की रुचि बढ़ाने के लिए, पाठक को आनंदित और उसको प्रसन्नता प्रदान करने के लिए छंदों का होना आवश्यक है। उसी प्रसंग में आपको मैं समझाने जा रहा हूँ कि पद्य क्या होता है। पद्य में भी दो भेद होते हैं, एक की गद्य यानी काव्य के भी दो भेद होते हैं, एक गद्य और दूसरा पद्य। तो काव्य अर्थात कविता, कविता की रचना करते समय छंद के नियमों का ध्यान रखना अति आवश्यक होता है। जैसा कि आप भी कवि हो सकते हैं, मैं भी कवि हो सकता हूँ, और कोई अन्य भी कवि हो सकता है। कवि कोई असाधारण व्यक्ति नहीं है। कवि भी आप और हम की तरह एक साधारण व्यक्ति होता है। आप भी किसी भी विषय को लेकर के काव्य रचना कर सकते हैं। कवि भी हमारी तरह एक हाड़मास का पुतला होता है। तो जब वो काव्य रचना करता है तो अपनी विचारों की अभिव्यक्ति करता है, और इन विचारों की अभिव्यक्ति को दो तरह से करता है, एक तो गद्य रचना के रूप में और एक पद्य रचना के रूप में। प्राचीन समय में संस्कृत काव्य के अनुसार अधिकतर लोगों की पद्य रचना ही किया करते थे। कविता जिसमें मतलब लय रचना के रूप में छंदों का होना आवश्यक था। लेकिन आधुनिक युग में जो नए कवि बनते जा रहे हैं, जो रचना कर रहे हैं, वो छंद मुक्त कविता लिखते हैं, जिसको अपन मुक्त छंद कहते हैं, मुक्तक छंद कहलाता है, जिसमें छंद के अंत में समान मात्रा का होना आवश्यक नहीं होता है। मैंने आपको बताया था कि छंद जैसे तुकांत, यानी जब तुक मिलता है तो जिसमें समान मात्रा होती है वो तुकांत छंद कहलाता है, और जिसमें असमान मात्राएं होती हैं वो अतुकांत छंद कहलाता है। तो मुक्तक छंद में क्या होता है, मुक्त छंद में वर्णों और मात्राओं का निश्चित क्रम नहीं होता है, इसमें लय का होना आवश्यक होता है। तो पहले हम ये समझें कि काव्य के भेद, काव्य अर्थात कविता, कविता के भी दो प्रकार के भेद पाए जाते हैं, एक पद्य और एक गद्य रचना। कोई भी कवि अपने विचारों को अभिव्यक्त करते समय दो तरह से रचना करता है, एक पद्य रचना के रूप में और एक गद्य रचना के रूप में। ये अभिव्यक्ति दो प्रकार की होती है, एक तो विचारों की और एक भावों की। ये विचारों और भावों की अभिव्यक्ति को दो तरह से लिखा जा सकता है, ये मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। कुछ कवि मौखिक काव्य रचना करते हैं बोल करके, और कुछ लिख करके। ये उपयुक्त अभिव्यक्ति यानी दोनों प्रकार की, मौखिक और लिखित जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति यानी विचारों को अभिव्यक्त करना, को रचना कहा जाता है। इस मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति को क्या कहा जाता है, रचना कहा जाता है। ये रचना दो प्रकार की होती है, एक का नाम है छंदोमयी रचना, जिसमें छंदों के नियमों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें छंद के नियम निश्चित होते हैं। ये क्या होती है, यानी ये जो रचना दो प्रकार की होती है, रचना जब छंद के नियमों में बंधी हो, अर्थात जो रचना छंद के नियमों से बंधी होती है उसे छंदोमयी रचना कहा जाता है, अर्थात इसमें निश्चित रूप से छंद पाया जाता है। और जो रचना छंद के नियमों में बंधी हुई नहीं होती है, जिसमें छंद का कोई नियम लागू नहीं होता है, उसे हम जो नियमों में न बंधी हो उसको क्या कहते हैं, छंदोविहीन रचना कहा जाता है। विहीन
के बिना, यानी जिसमें छंद का कोई नियम नहीं है, बिना छंद की रचना छंदोविहीन रचना कहलाती है। अब ये छंदोमयी रचना है, इसको हम पद्य कहते हैं। ये जो पद्य है नंबर 1, ये पद्य जो रचना है ये छंदोमयी रचना होती है, क्योंकि इसमें छंद के नियमों का पालन किया जाता है। जो रचना छंदोमयी रचना होती है वह पद्य कहलाती है, और जो रचना छंदोविहीन होती है, जिसमें छंद के नियमों का पालन नहीं होता है, वह गद्य रचना कहलाती है। इसलिए कोई भी कवि काव्य रचना करता है तो दो तरह की रचना करता है, एक तो छंदोविहीन और एक छंदोमयी रचना। छंदोविहीन रचना जिसमें मुक्त छंद, जिस अर्थात जिसमें वर्णों और मात्राओं का कोई क्रम नहीं होता है, और इसमें भी एक अंतर है। पद्य रचना वो होती है जिसमें लय का ध्यान दिया जाता है, अर्थात काव्य रचना करते समय जिसमें लय हो, उच्चारण में जब लय हो, एक निश्चित राग हो, एक गति हो, एक ध्वनि हो, तो जिसमें लय का प्रयोग होता हो वो पद्य रचना होती है। लेकिन इसमें वर्णों और मात्राओं का कोई क्रम न हो, भले ही मुक्त छंद हो, लेकिन लय का होना जरूरी है। जिसमें लय होती है वो छंदोमयी रचना, जिसको हम पद्य कहते हैं। और जिसमें कोई लय नहीं होती है, कोई तुक नहीं मिलता है, बिना लय की रचना, बिना राग की और बिना कोई मतलब गति की जो रचना है, वो छंदोविहीन रचना में गद्य कहलाती है। इस प्रकार काव्य के दो भेद होते हैं, एक पद्य और एक गद्य। पद्य जिससे जो लय युक्त हो, अर्थात लय युक्त रचना को पद्य कहा जाता है, और लय मुक्त रचना को जिसमें लय नहीं हो वो गद्य कहलाती, उसको गद्य कहा जाता है। इसके बारे में कवि पंत हैं जिन्होंने अपनी युगवाणी में कहा है। आपने सुमित्रा नंदन पंत का नाम सुना होगा, जो छायावादी कवियों में प्रमुख कवि माने जाते हैं। इन्होंने देखिए कवि पंत, पंत का नाम आपने सुना है, पूरा नाम है सुमित्रा नंदन पंत। कवि पंत ने युगवाणी, इनकी काव्य रचना है युगवाणी। युगवाणी में कविता की रचना करते समय कवि पंत ने अपनी काव्य रचना युगवाणी में कविता को छंद से मुक्त करते हुए घोषणा की है। कविता को छंद से मुक्त करते हुए घोषणा की है कि उन्होंने क्या घोषणा की कि खुल गए छंद के बंद। अर्थात कवि सुमित्रा नंदन पंत ने छंद के बंद, यानी जो प्राचीन कवि भक्ति काल में या आदि काल में, रीति काल में जो रचना किया करते थे, तो आधुनिक काल के जो कवि हैं छायावादी युग में आज मुक्त छंद के रूप में काव्य रचना होने लगी। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी काव्य रचना युगवाणी में यहाँ तक घोषणा कर दी है कि छंद से मुक्त होने के लिए उन्होंने कहा कि खुल गए छंद के बंद। उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि अब आधुनिक युग में, वर्तमान युग में छंद के नियमों का पालन करना कोई आवश्यक नहीं होता है। ये कोई ज़रूर नहीं है कि बिना मतलब छंद की काव्य रचना नहीं होती। तो जो गद्य रचना जिसमें कोई तुक नहीं मिलता है, समान मात्राएं नहीं होती है, जिसमें लय नहीं होता है, वो भी काव्य है। इसलिए पंत की घोषणा खुल गए छंद के बंद। तो आज के आधुनिक कवि हैं जो छंद के बंदों के बारे में, छंद के नियमों से मुक्त हो गए हैं और अपने स्वतंत्र विचार, स्वतंत्र घोषणा के अनुसार अपने विचारों अर्थात भावों की अभिव्यक्ति की है। अब मैं आपको ये समझाऊं
कि वर्ण जो हम छंद लिखेंगे, छंद के बारे में जानेंगे, उससे पहले आप कुछ छोटी छोटी बातें सीख लीजिए। हालांकि मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बहुत काफ़ी समझाया था। देखिए, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक लघु वर्ण तथा नंबर 2 है दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण, जैसा कि पूर्व में आपको बताया था कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, लघु तथा दीर्घ। लघु वर्ण क्या होता है, इसके बारे में आप जानिए अच्छी तरह से। ये पहचान कर लोगे तो आप छंद में गण की रचना करते समय या मात्रा गिनते समय बिल्कुल भी भूल नहीं करोगे। लघु वर्ण, लघु वर्ण कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो ही लघु वर्ण में आते हैं। लघु वर्ण छंद बनाते समय इनका ध्यान रखना है, जैसे ए, ई, ऊ, री, ए, ई, ऊ, री। इसी प्रकार इनको वर्ण में लेते हैं। ये स्वर हैं, 4 स्वर, तो जिसमें जैसे कै, की, कू और क्री, ये मात्रा इसके लग गई, ये लघु वर्ण कहलाते हैं। लघु वर्ण की जो मात्रा लगती है वो एक मात्रा गिनी जाती है, जिसको अपन खड़ी पाई कहते हैं। जैसे इस ऐब में, ये सब में एक मात्रा गिनी जाती है इसकी, इसको लघु मात्रा के नाम से जाना जाता है, इसको खड़ी पाई के रूप में माना जाता है। ये चिन्ह इसका संकेत है इन सब में, क्योंकि इसमें री छोटी मानी जाती है। देखिए, ये ए है, ए, ई, ऊ, री। जिन वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाता है। स्वर क्या होता है, मात्रा क्या होती है? स्वर ही मात्रा होती है। हिंदी में जो स्वर होते हैं वही मात्रा होती है। और मात्रा किसको कहते हैं? किसी काव्य का उच्चारण करते समय, यानी किसी वर्ण का जो उच्चारण करते समय जो समय लगता है, उच्चारण में लगने वाले समय को ही मात्रा कहा जाता है। ये किसी में कम और किसी में अधिक, जिसमें समय कम लगता है वो ह्रस्व स्वर, और जिसमें अधिक समय लग जाता है वो दीर्घ स्वर के रूप में माना जाता है। तो ए, ई, ऊ, री, ये 4 ह्रस्व स्वर हैं। इन्हीं की सब, ये स्वर, इन स्वरों की मात्रा जिन वर्णों में लगती है, जैसे कै में ए की ध्वनि है, अर्थात यूं समझाऊं मैं आपको, कै हलंत यानी आधा कै है, और इसमें ए जोड़ेंगे हम तो कै पूरा बन जाएगा, कै, तो इसमें ए की ध्वनि आ गई। इसी प्रकार कै हलंत आधा है, और इसमें छोटी की मात्रा, यानी इसमें ई जोड़ेंगे हम तो ये बनेगा की, अर्थात छोटी की। इसी प्रकार कै, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, कै में आप यानी छोटा ऊ को जोड़ते ही कै से क्या बन गया? कू। इसी प्रकार कै हलंत है, और उसमें री, ऋषि वाला ये जो स्वर जोड़ेंगे तो कै के नीचे री की मात्रा लगा दीजिए, क्री। अब क्या हुआ? क्री। तो कै, की, कू, क्री, ए, ई, ऊ, री, ये 4 वर्ण ही लघु वर्ण है, इसको लघु मात्रा कहते हैं। और इस मात्रा की पहचान के लिए मैंने आपको मात्रा चिन्ह बताया था, आई का संकेत, जिसको ये खड़ी पाई के रूप में माना जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए, दीर्घ वर्ण क्या होते हैं? हिंदी में जो दीर्घ स्वर होते हैं उनकी सहायता से जो वर्ण बनते हैं वो सब क्या होते हैं? दीर्घ वर्ण। मैंने आपको समझाया, मात्रा अर्थात स्वर मुख्यतः 11 होते हैं, 4 स्वर जो ह्रस्व स्वर या लघु। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण कौन कौन से होते हैं? जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ,
ओ, औ, अंग, अह, ये सभी दीर्घ वर्ण पाए जाते हैं। इनका चिन्ह है मात्रा चिन्ह एस, यानी ये जो खड़ी आड़ी पाई के नाम से जाना जाता है, ये दीर्घ वर्ण की मात्रा है। इसकी मात्रा का जो चिन्ह है आ है, ये दीर्घ है, ई है, ये भी दीर्घ है, ऊ है, ये भी बड़ा ऊ है तो इसलिए दीर्घ है, ए, इसमें उच्चारण में समय अधिक लगता है, इसका मतलब ये भी दीर्घ है। तो ये जितने भी हैं सभी में ये चिन्ह लगेगा, जिसको अपन एस भी संबोधित कर सकते हैं, एस जैसा है, इसको खड़ी पाई कहते हैं। अब इनसे जैसे क है तो क में क्या करते हैं, आ की मात्रा जोड़ने से क्या बन गया, का वर्ण बन गया। इसी प्रकार क है, क में बड़ी की मात्रा लगा दो, की हो गया। क में बड़ा ऊ लगा तो कु बन गया। क के एक ही मात्रा लगाते ही के। तो आप अच्छी तरह से जान सकते हैं, जैसे कई, इसमें ओ लगाया क में तो को हो गया। इसी प्रकार औ लगाते ही कऊ हो जाएगा, क पर अनुस्वार लगाया कंग हो गया, क के आगे विसर्ग लगाया तो क हो गया। इन सब का चिन्ह भी यही है, अर्थात इसमें क में ए यानी आ, तो आ दीर्घ वर्ण हो गया तो ये चिन्ह संबोधित होगा, यानी इसका चिन्ह लगाते समय जैसे एस लगाएंगे, इस प्रकार ये चिन्ह आ जाता है। तो क में भी ये सब में दीर्घ है और दीर्घ का चिन्ह ये है एस, यानी आड़ी पाई, ये चिन्ह संबोधित करेंगे। इस प्रकार आप लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण में केवल इतनी ही वर्णों को आप पहचान लीजिए। ये जो चार वर्ण हैं ये ह्रस्व स्वर के नाम से जाने जाते हैं और इनकी सहायता से जो वर्ण बनते हैं वो सब लघु वर्ण कहलाते हैं। और ये जो हैं 7 जो स्वर हैं ये दीर्घ कहलाते हैं। इनके अलावा अंग और ए, इन स्वरों की सहायता से जो वर्ण बनते हैं ये सब दीर्घ स्वर के रूप में माने जाते हैं। स्वर ही मात्रा है, बस ये आप अच्छी तरह जान सकते हो। हिंदी में 2 तरह की मात्रा होती है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ, इनको मात्रा कहा जाता है। अब उदाहरण के रूप में मात्राओं को कैसे गिना जाता है ये आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं उदाहरण दे करके। जैसे नंबर 1 पहला है जैसे चरण, चरण एक शब्द है चरण। चरण में क्या है, ध्यान रखना, ये जो लघु मात्रा का चिन्ह है इसकी मात्रा 1 गिनी जाती है और ये दीर्घ मात्रा का जो चिन्ह है इसकी मात्रा को 2 माना जाता है। तो इसमें च में क्या है, ए है, च प्लस ए यानी च, तो इसलिए ए, और जहां ए आ गया इसका मतलब एक वर्ण, एक मात्रा। र में भी ए है तो इसलिए इसकी एक मात्रा होगी। अणय, इसमें भी क्या है, ए की ध्वनि है। तो अब इसको गिनेंगे अपन कितनी होगी, तो इसको 1 माना जाता है, 1 2 3, इसका मतलब चरण शब्द में 3 मात्राएं हो गई। आप जैसे जैसे छंद आगे पढ़ेंगे जानेंगे तो उसमें मात्राएं गिनी जाएगी, और मात्राएं गिनने का सबसे सरल जो तरीका है ये है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। नंबर 2 जैसे ज्योत्सना, ज्योत्सना एक शब्द आया ज्योत्सना। ज्योत्सना में क्या आधा ज है, तो जो हलंत वाले वर्ण होते हैं उनकी कोई मात्रा नहीं होती। हलंत किसको कहते हैं, आपने संस्कृत में हलंत, हलंत का अर्थ होता है आधा, अर्थात जैसे जय शब्द है, जय वर्ण है, तो या तो जय ऐसे हलंत लगा दो या फिर जय ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनको आधा नहीं किया जा सकता, तो इस चिन्ह से संबोधित करते हैं हलंत लगा। जैसे आप ट है तो ट का आधा कर कीजिए, ट आधा होगा ही नहीं, तो इसके आप हलंत लगा दीजिए, ट आधा हो जाएगा। और जो हलंत वाला वर्ण होता है उसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये निश्चित है, इसलिए जय पर कोई मात्रा नहीं है। यो ये है, ये वर्ण है, इसमें ये वर्ण, और ये में ओ की ध्वनि है, किसकी है, ओ की, ओ की ध्वनि यानी मात्रा है, इसलिए ओ दीर्घ हो गया तो इसके चिन्ह लगेगा एस। ठीक, अब ये तय आधा है और इसी प्रकार ये स भी आधा ही आएगा, ज्योत्सना, ज्योत्सना।
तो तय हलंत है, इसकी कोई मात्रा नहीं, और स भी हलंत है, इसकी कोई मात्रा है। तो ना में क्या, न में आ की ध्वनि है, तो इसलिए एस लगेगा, ये दीर्घ मात्रा लगेगी। अब इस एस की यानी 2 गिनी जाती है, तो यहाँ 2 और 2 4, यानी 4 मात्राएं हैं। इस शब्द ज्योत्सना में 4 मात्राएं गिनी जाएंगी। जब मात्रिक छंदों में मात्राएं गिनेंगे, उदाहरण देंगे, किसी भी कविता की पंक्तियां आपको लिख करके बताएंगे, तो उस समय आपको मात्रा गिन के दिखाएंगे कि कितनी मात्राएं होगी, उससे छंद की रचना होती है। तो यहाँ 2 और 2 4 मात्राएं, इतनी बड़े शब्द में मात्र 4 ही मात्राएं हैं। क्यों नहीं है? क्योंकि हलंत वाले की कोई मात्रा नहीं होती। अब मात्रा लगाने के कुछ नियम हम भी होते हैं कि जहाँ हलंत होता है वो संयुक्त शब्द में आ जाता है, चाहे 2 क्यों न हो, लेकिन उससे पहले वाले वर्ण पर दीर्घ मात्रा लगती है, चाहे वो भले ही वह लघु क्यों न हो। लेकिन इसमें तो ऑलरेडी यो ओ की ध्वनि है। नंबर 3, तीसरा उदाहरण है, जैसे मंगल शब्द ले लीजिए आप, मंगल। मंगल में मैंने बताया कि जहां अनुस्वार है उसका दीर्घ वर्ण होगा, उस पर दीर्घ मात्रा लगेगी। तो मैं पर अनुस्वार इसलिए क्या आ गया, ये। गै में किसकी ध्वनि है, ए की ध्वनि है, तो इसलिए आई। लय, इसमें भी आई, यानी एक एक मात्रा गिनी जाएगी। एस की 2 और आई की 1, तो 2 3 4। विद्यार्थी ध्यान दें, आप खुद मात्रा गिन सकते हैं। 2 3 4, इसमें भी कितनी मात्राएं हैं, 4 मात्राएं हैं, 4 मात्राएं। इस प्रकार मात्रा की गणना की जा सकती है। तो हम वर्णों के बारे में अच्छी तरह से जान गए। छंद सीखने से पहले सबसे पहले इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जिनको मात्रा लगाना आ गया वो आराम से मात्रिक छंद की पहचान कर सकता है। इससे आगे मैं आपको तुक के बारे में समझाऊंगा, हालांकि पहले भी समझाया था। तुक यानी छंद के अंतिम चरण में, अंतिम चरणों में क्या, जैसे दूसरा और चौथा होता है, उसमें जब समान स्वर होते हैं तो उसमें तुकांत होता है। जैसे आप तुक का एक उदाहरण आपको दूं मैं कि तुक कैसे क्या होता है, कैसे समझाया जाता है, इसके बारे में आप उदाहरण है। जैसे एक उदाहरण है, दीपक के जीवन में आली। दीपक के जीवन में आली। फिर भी है, फिर भी है जीवन में लाली। जीवन में लाली। तो आली में आ की ध्वनि है, आस्वर है। ली लय वर्ण, इसमें बड़ी की मात्रा है, तो इसमें देखिए दीर्घ मात्रा है दोनों में। इसी प्रकार ला में भी आ की ध्वनि है। ली, इसमें भी बड़ी की मात्रा है, इसलिए दोनों में दीर्घ मात्रा लगेगी। तो ये दोनों यानी कम से कम 2 वर्ण जिनकी समान मात्रा आनी जरूरी होती है। जो अंतिम 2 मात्राएं समान आ जाती हैं तो वो तुकांत छंद कहलाता है। तुकांत, जिसको अपन तुकांत कहते हैं। और जिसमें ये मात्राएं समान नहीं होती हैं, जैसे मानो अली हो गया और इसमें लाली आ गया, दोनों में समान नहीं मिली, तो वो हो जाता है अतुकांत। अतुकांत, जिसमें समान मात्राएं, जिसका अंत अंतिम शब्द में कम से कम 2 मात्राएं समान होनी चाहिए। जब समान मात्राएं होती है वो तुकांत छंद कहलाता है, और जिसमें समान मात्रा नहीं होती है वो अतुकांत छंद कहलाता है। आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, और आगे के वीडियो में मैं छंदों के बारे में आपको समझाऊंगा। इसके लिए मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।